जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप in this journey through incredible India. हिमालय हमारे देश का रक्षा प्रहरी, बर्फ से ढकी इसकी दुर्गम ऊंची चोटियां और इनके मध्य 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा प्रदेश हिमाचल। 5 मुख्य नदियों की उत्पत्ति वाला यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। पश्चिमी हिमालय की सभी 5 पर्वत श्रृंखलाओं को समेटे है हिमाचल। हिमाचल को मुख्यतः 3 विख्यात जगहों से जोड़ा जाता है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, मनाली जो कुल्लू वैली में स्थित है और तीसरा है धर्मशाला। 1992 में किन्नौर और स्पीति घाटी के टूरिस्ट्स के लिए खुलने के साथ ही नए आयाम स्थापित हुए एडवेंचर टूरिज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए। आज अवसर है स्पीति घाटी में स्थित 1000 वर्ष पुरानी ताबो मोनेस्ट्री को निहारने का, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश श्रृंखला के ग्लोरियस कलर्स को मन में समेटने का। पश्चिमी हिमाचल का हर भाग साकार करता है अपने शीर्षक देवभूमि नाम का। चाहे हो लो लाइंग शिवालिक्स में चामुंडा, नंदा देवी के मंदिर या पहाड़ी के डीप में बसा मां भीमा काली का अद्भुत मंदिर सराहन में, ये सभी आमंत्रित करते हैं अद्भुत खूबसूरत पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सुदूर सुंदर इलाकों में पर्यटन आज हमारी उन्नत संचार प्रणाली एवं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सरल हो गया है। इन इलाकों को परस्पर जोड़ती सड़कें आज प्रॉपर मोटरेबल रोड्स हैं। भारत के इन सबसे अछूते एवं अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड स्थलों में भ्रमण करने का सबसे रोमांचक तरीका है रोड ट्रैवल व ड्राइविंग। हिमालय की गोद में घुमावदार ऊंचे नीचे जिगजैग पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही रोमांच है। देवभूमि हिमाचल की इस अतुल्य, अविस्मरणीय एवं रोमांचक यात्रा के किरदार हैं मैं व मेरे परिवार के सदस्य। हमारे भ्रमण का ढंग बड़ा ही निराला है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और एक्सप्लोर करते हैं भारत के सबसे अनएक्सप्लोर्ड व सुदूर क्षेत्रों को। रोड से ट्रैवल करने के पीछे हमारा उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों व स्थानीय परंपराओं से रूबरू होना है। हम पहुंच गए हैं नाको की मोनेस्ट्री में। बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में स्थित है 4 मोनेस्ट्रीज का एक समूह। सामने दिखाई दे रहे हैं 2 प्राचीन बौद्ध स्तूप। स्तूप मांदनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनके अंदर महान बौद्ध गुरुओं के रेलिक्स रखे जाते हैं और इनका उपयोग मेडिटेट करने के लिए किया जाता है। प्रथम मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए हमें नाको गांव में प्रवेश करना होगा।
हम खड़े हैं नाको के ऐतिहासिक बौद्ध विहार के परिसर में। इस बौद्ध विहार का निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रथम भाग में लोचेन रिंचेन ज़ेंगपो नामक महान बौद्ध गुरु द्वारा करवाया गया था। इन्हें ही महान अनुवादक रतन भद्र के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रतन भद्र के द्वारा कई संस्कृत रचनाओं का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। इस मोनास्ट्री का परिसर काफी छोटा है। प्रवेश करते हैं प्रथम चेंबर में। दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स हैं जिनमें बौद्ध देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। ये सुंदर वॉल पेंटिंग्स स्थित है ग्यापगपई लाखंग नामक चेंबर में। यहाँ पर मौजूद मॉन्क राजपाल जी हमें बताते हैं कि हम खड़े हैं नाको मोनास्ट्री के प्रेयर हॉल में। राजपाल जी के साथ हम चलते हैं दूसरी मोनास्ट्री में। वे हमें बताते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध के साथ साथ तारा देवी व अन्य भिक्षुओं की भी मोनास्ट्रीज हैं जिन्हें गोम्पाज कहा जाता है। हम पहुंच गए हैं अगली मोनास्ट्री में। मोनास्ट्री पत्थर व लकड़ी दोनों के ही सम्मिलित योग से बनी हुई है। भगवान बुद्ध को शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव ताबो की तरफ। ताबो में बेहद प्राचीन मोनास्ट्रीज हैं। किन्नौर घाटी को पार करके अब हम पहुंच गए हैं स्पीति वैली में। स्पीति घाटी फेमस है अपने बेहद खतरनाक परंतु बेहद रोमांचक रास्तों के लिए। स्पीति वैली घिरी हुई है बर्फ से ढके पहाड़ों से। प्रकृति ने पहाड़ों को अलग अलग स्वरूप प्रदान कर अपने ही कैनवस पर अलग अलग प्रकार के चित्र उकेर दिए हैं। स्पीति वैली एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ है बर्फ से ढकी चोटियां और दूर दूर तक फैला पहाड़ी रेगिस्तान। नीचे बहती स्पीति नदी स्पीति वैली में हमारा स्वागत कर रही है। सड़कें घुमावदार स्पीति नदी के जैसी ही लग रही हैं। यहाँ से देख सकते हैं स्पीति वैली का विहंगम दृश्य। घुमावदार सड़कों पर चलकर हम पहुंच गए हैं समदो नामक स्थान पर स्थित चेकपोस्ट पर, जो 9,974 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए समदो में हर वाहन को आगे जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। हम गुजर रहे हैं होल्डिंग नामक जगह से। होल्डिंग का रास्ता लैंडस्लाइड प्रोन है। पत्थरों को रोड पर गिरने से बचाने के लिए पहाड़ों की बाउंड्री को लोहे की जालियों द्वारा बांधा गया है। हुर्लिंग में ही स्थित है एप्पल ऑर्चर्ड्स, जहां हिमाचल के मशहूर एप्पल्स की खेती की जाती है। इस कोल्ड डेजर्ट में एप्पल्स के हरे भरे पेड़ों को देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। अरे यह क्या? अचानक ही पहाड़ों की मिट्टी काफी लूज व भुरभुरी हो गई है। खिड़की खोलकर बाहर का दृश्य देखता हूं। देखो पहाड़ कैसे रेतीला लग रहा है।
यह स्थान तो वाकई एक डेजर्ट ही है, लेकिन एक कोल्ड डेजर्ट। मगर कुदरत का करिश्मा तो देखिए, कैसे इस डेजर्ट में इस झरने का बहता पानी अपनी ही धुन में मस्त यहाँ वास करने वालों का पोषण कर रहा है। पर्वतराज हिमालय के शीत मरुस्थल में बहता झरना कोई मिराज नहीं है, यह तो प्रतीक है उस प्राचीन काल का जब यह संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न था। एक रोचक तथ्य, स्कॉलर्स ये मानते हैं कि 7 करोड़ साल पहले यह स्थान समुद्र में डूबा हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का। इन पर्वत श्रृंखलाओं का रेतीला टेक्सचर हमें उस समय के अवशेषों का सा आभास करा रहा है। ऐसा लगता है यह समुद्री रेत है जिसने पहाड़ों को ढक रखा है। इन भौगोलिक गतिविधियों का ही परिणाम है जो यहाँ पर्वतों पर इतने अद्भुत पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जरा इस पैटर्न को तो देखिए, यह किले की दीवार का सा आभास करा रहा है। प्रकृति के रंग भी अनेक ही हैं। स्पीति नदी के साथ साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं ताबो के प्रवेश द्वार पर। ताबो एक छोटा सा गांव है जहां की जनसंख्या है लगभग 400। ताबो मोनेस्ट्री भारत की वह प्राचीनतम मोनेस्ट्री है जिसमें आज भी पूजा की जाती रही है और भक्ति का यह सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। मोनेस्ट्री में प्रवेश करते करते मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ख्याति केवल इसके प्राचीन होने तक ही सीमित नहीं है, परंतु 10,637 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह मोनेस्ट्री एक ऐसे धर्म का प्रतीक है जो अपने जन्म स्थल भारत से ही लुप्त होता जा रहा है। यह मठ 9 मंदिरों व केव श्राइन्स का एक समूह है। यहाँ चारों ओर हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ते हैं। मोनेस्ट्री के गलियारों से गुजरते हुए बौद्ध स्तूपों के बीच पत्थरों पर लिखे गए बुद्धिस्ट चैंट्स हमें एक डिवाइन वातावरण में ले गए हैं और हम इसमें खो से जाते हैं। हम देख रहे हैं मिस्टिक मंडल टेम्पल, जहाँ यंग मॉन्क्स को पहली दीक्षा दी जाती है। अब हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल में। मॉन्क दिखा रहे हैं हमें प्राचीन म्यूरल्स। आज इस सुंदर चित्रकला को तिब्बतन मोनास्टिक आर्ट के रूप में जाना जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहाँ गोल्ड डस्ट से भी आर्टवर्क किया गया है। पर्वत पर लिखा ओम मणि पद्मे हुम संपूर्ण वातावरण में अलौकिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। यह है बोधिसत्व मैत्रेय टेम्पल, जिसका शाब्दिक अर्थ है द फ्यूचर बुद्ध। यहाँ है भगवान बुद्ध की 9.5 फीट ऊंची मूर्ति। बोधिसत्व मैत्रेय का यह स्टैचू प्रतीक है भविष्य में धर्म के पुनः परिभाषित होने का। इस मंदिर के द्वार पर अनूठी बारीक कारीगरी है जो हिंदू मंदिरों की बाहरी दीवारों पर की गई मूर्तिकला से काफी मिलती जुलती है। यहाँ के मॉन्क हमें बताते हैं कि ताबो मोनेस्ट्री एक मंडल मोनेस्ट्री है,
अर्थात यहाँ मंडल पाए जाते हैं। मंडल ज्यामितीय पैटर्न्स होते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मॉन्क्स यहाँ बैठकर मेडिटेट करते हैं। मंडल की सकारात्मक ऊर्जा साधारण मस्तिष्क को भी एनलाइटन कर देती है। विश्व में केवल 4 ही मंडल मोनास्ट्रीज हैं जो ताबो, सिक्किम, लद्दाख व तिब्बत में स्थित हैं। इस कारण से भी ताबो मोनास्ट्री का बुद्धिज्म में एक विशिष्ट स्थान है। हम खड़े हैं काल चक्र स्तूप के बाहर, जिसका निर्माण 14वें दलाई लामा के द्वारा संपन्न कराया गया था। काल चक्र स्तूप के अंदर अस्त्र शस्त्रों के अलावा रेलिक्स आदि भी रखे जाते हैं। इस काल चक्र में हम हिंदू टेम्पल्स की आर्किटेक्चरल स्टाइल का प्रभाव साफ देख रहे हैं। स्तूप की बाहरी दीवारों पर कीचक नुमा राक्षस दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने स्तूप का भार उठा रखा है, किंतु कीचक का स्वरूप कुछ ड्रैगन नुमा है। कालचक्र स्तूप की बाहरी दीवार पर लगे प्रेयर व्हील्स को घुमाकर सोचते हैं कि यह एक विडंबना ही है कि बौद्ध धर्म, जिसका जन्मस्थल भारत है, वह आज केवल उत्तर भारत के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सिमट गया है। कामना करते हैं कि ऐसी मोनास्ट्रीज की महिमा सदा सदा बनी रहे व बौद्ध धर्म अपनी विलुप्त होती जड़ों को वापस सुदृढ़ करने में सफल हो। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और रवाना होते हैं काजा की ओर। काजा स्पीति वैली में स्थित एक टाउन है जो स्पीति सब डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक केंद्र व ट्रांसपोर्ट हब है। ताबो से काजा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, परंतु अत्यंत दुर्गम रास्ते होने की वजह से इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एक गौर करने लायक बात है कि स्पीति नदी सड़क के लगभग लेवल पर ही बह रही है। इस वजह से ही इसे पार करने में काफी वक्त लग जाता है। रास्ता काफी संकरा है। हम काफी संभल कर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस रास्ते पर ब्लाइंड टर्न्स हैं व रोड घुमावदार है। गाड़ी की गति धीमी रखते हुए इस ड्राइव का आनंद उठा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता काफी खराब है। जगह जगह सड़क टूटी हुई है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य हमारा स्वागत करता है। सड़क के किनारे रेत के टीले नुमा पहाड़ हैं, जो उस समय का प्रत्यक्ष प्रमाण है जब यहाँ का समूचा क्षेत्र जलमग्न था। महाद्वीपों के आपसी टकराव से इस प्रकार के पैटर्न्स तथा संपूर्ण हिमालयन रेंज का जन्म हुआ। हम देख रहे हैं कि टक्कर की वजह से कुछ लैंड मासेस ऊपर की ओर उठ गए व हवा के द्वारा काटे जाने पर इस प्रकार के आकार प्राप्त किए। इस रोचक तथ्य का प्रत्यक्षीकरण देख पाना अपने आप में ही एक अनूठा अनुभव है। इन्होंने इस क्षेत्र को सुंदरता तो प्रदान की ही है, लेकिन रास्ते को काफी खतरनाक भी बना दिया है। रास्ता काफी नैरो और ऊबड़ खाबड़ है, साथ ही पहाड़ों की मिट्टी भुरभुरी होने के कारण सड़क पर आ सकती है। इसलिए मैं जल्दी से इन्हें क्लिक कर लेता हूँ। हम काफी स्लो स्पीड में आगे बढ़ पा रहे हैं। तेज धूप की वजह से स्पीति घाटी की पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं।
हम रुककर कुछ फोटोज खींच लेते हैं।